स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चूंकि बीपीएससी 71st पीटी का रिजल्ट बहुत ही जल्द, बहुत ही शीघ्र बीपीएससी प्रकाशित करने वाला है। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं तो आपको पूरे मनोयोग से मेहनत करना है और जो समय मिलेगा, जो समय दिया जाएगा, उस समय में आपको अच्छे से अच्छे तैयारी करके खुद को बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करना है और सफलता प्राप्त करना है। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं सभी अभ्यर्थियों को है। आइए, अभी मैं जो बीपीएससी के फर्स्ट पेपर के जीएस में आर्ट एंड आर्किटेक्चर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से मैंने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में मौर्य कला और उसकी विशेषताओं पर, उसकी आलोचनाओं पर मैंने विश्लेषण किया था और क्लास में बताया था। आपने वीडियो अगर देखा होगा तो आप जान रहे होंगे, अदरवाइज आप वीडियो जरूर देखेंगे, देख करके उसमें से बहुत आपको है ना जानकारी मिलेगी। आज हमारा टॉपिक है पटना कलम या पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो इसको ध्यान में रखना है कि हम लोग आज है ना पटना कला या पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक रीजनल आर्ट था, है ना, इसको हम बात करते हैं रीजनल आर्ट, मतलब क्षेत्रीय शैली थी। दूसरा इसकी विशेषता है ये मिनिएचर है। मिनिएचर मतलब लघु चित्र शैली, लघु चित्र शैली थी। इसका फिगर आप देख रहे होंगे, यहाँ बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। जो डेली का काम काज होता था सोसाइटी में, समाज में जो डेली के वर्क होते थे, डेली के कार्यों को, दैनिक कार्यों का चित्रण पटना कलम शैली की मुख्य विशेषता थी। इस पर हम लोग आगे देखिए चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से आप लोग समझेंगे इस चीज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पटना कलम या पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग एक क्षेत्रीय चित्रकला परंपरा है, जो हमने बताया था रीजनल आर्ट है और बेसिकली मिनिएचर, इसमें आप जोड़ देंगे लघु चित्र शैली है। मतलब इसका पीरियड देखिए 18वीं से 19वीं शताब्दी में पटना जो आज का बिहार का क्षेत्र है और उसके आसपास विकसित हुई थी। ठीक है, यह मुगल और कंपनी स्कूल पेंटिंग के प्रभाव और स्थानीय कला से मिलकर एक अलग शैली बनाई थी। अब देखिए, पटना आर्ट का जो विकास हुआ पटना में, एक तो ये क्षेत्रीय शैली है जो हम लोग पहले से समझ रहे हैं, रीजनल आर्ट है। लेकिन कोई भी आर्ट, कल्चर का कोई भी पार्ट तत्कालीन समाज के साथ साथ तत्कालीन राजनीति, साम्राज्य, अन्य विचारधारा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। तो ये क्षेत्रीय शैली के साथ साथ इस शैली पर मुगल शैली का भी प्रभाव था, मुगल कला का भी प्रभाव था। दूसरी तरफ जो पीरियड हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो फेज हमारा है 18 to 19 सेंचुरी का पीरियड, यह पीरियड भारत में यूरोपीय कंपनियों का पीरियड था। अंग्रेजों का, है ना, यहाँ पर आगमन हो चुका था, अंग्रेजों का अपना यहाँ शासन चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये ब्रिटिश आर्ट जो है, ठीक है ना, ब्रिटिश कला से भी प्रभावित थी। मतलब जो पटना कलम की बात हम लोग कर रहे हैं, पटना कलम शैली पे ये देखिए 3 तरह का ये प्रभाव यहाँ दिख रहा है। रीजनल विशेषताएं, मुगल आर्ट और ब्रिटिश कला। हाँ, ये कुछ समानताएं दिखेंगी, लेकिन अधिकांशतः इसमें क्या होगा, डिफरेंसेज होंगे, जिस पर हम चर्चा करेंगे या आलोचनाओं में इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला है उद्भव और काल रेखा, मतलब इसका ऑरिजिन क्या था, टाइम पीरियड क्या था, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो लगभग 18वीं सेंचुरी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब लगभग 1770 के बाद, 1770 एडी के बाद पटना कलम शैली का विस्तार पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। और जैसा कि हमने बताया था कि ये मुगल पीरियड और ब्रिटिश काल दोनों का सामंजस्य यहाँ पर था, देखने को मिलता है। और यह कला जैसे आप ग्राफ पे देखेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और 19वीं सेंचुरी में देखिए यहाँ पर ना 19वीं सदी तक ये काफी शिखर तक जाता है। कब? जब तक कि आधुनिक शैली, आर्ट के आधुनिक फॉर्म जैसे कि फोटोग्राफी वगैरह नहीं आ गए, तब तक यह शैली काफी बेहतर तरीके से, है ना, ये चरम पर जाती रही। अब बाद में फिर क्या होता है, इसमें गिरावट आनी प्रारंभ हो जाती है इस तरह से, और बाद में फिर समाप्त हो जाती है। तो ये इसको आप समझेंगे। तो जब फोटोग्राफी आ गया, आधुनिक प्रिंटिंग आ गया, फोटोग्राफी आ गया, तब इसकी लोकप्रियता, है ना, धीरे धीरे कम हो गई थी। और क्षेत्र इसका है पटना और उसका आसपास का क्षेत्र है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर जिसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, हम लोग कर रहे हैं, जिसको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में आपको इस प्रकार से सावधानी से लिखना है कि जो दैनिक क्रियाकलाप होते थे उस पर ही इसका फोकस होता था। मतलब इस आर्ट का कोई विशेष फोर्ट आर्ट या राजकीय कला शैली जैसे मौर्यों की राजकीय कला शैली थी या मुगल आर्ट था, वैसा कुछ नहीं था, बल्कि ये रोजमर्रा की जो जिंदगी थी, जो डेली लाइफ होता था, डेली जो काम करते थे लोग, ठीक है। जैसे देखिए मेला का दृश्य, बाजार का दृश्य, जुलूस, व्रत त्योहार, जैसे कि है ना अभी छठ व्रत चल रहा है, दीपावली का त्योहार है, तो इस प्रकार से अलग अलग व्रत त्योहार होते थे, उसका भी चित्रण होता था। गांव में जो नाटक होता है, नौटंकी होती है, बारात होता है, व्यापारी, कारीगर, घाट, जैसे नदी जीवन इत्यादि, जैसे खेती करता हुआ किसान, खेत में काम करती हुई महिलाएं, अनाज को ओसाती हुई महिलाएं, मछली बेचती हुई महिलाएं, है ना, टोकरी बनाती हुई महिलाएं, इस प्रकार से जो दैनिक कार्य होते थे ग्रामीण क्षेत्र में उसका चित्रण होता था। मतलब ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दैनिक पेंटिंग पर ही जोर दिया जाता था। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट जो विशेषता है उसको आप यहां देखेंगे, ठीक है, सीधा स्पष्ट दृश्य। मतलब सीधा स्पष्ट दृश्य का मतलब है कि पृष्ठभूमि को अक्सर सरल रखा जाता था, साधारण वॉश या न्यूट्रल बैकग्राउंड इसके होते थे। मतलब बैकग्राउंड नहीं होता था। जैसे पेंटिंग में क्या होता है, आज जो पेंटिंग देखते हैं वहां पर पहले बैकग्राउंड तैयार किया जाता है ना, बैकग्राउंड तैयार किया जाता है या फिर उसके फॉर्म बनाए जाते हैं पहले, ठीक है ना, ड्राइंग किया जाता है, ड्राइंग के बाद पेंटिंग होता है। लेकिन जो पटना कलम है इसमें सीधे, है ना, पेंटिंग को सीधे किया जाता था, सीधे, मतलब ब्रश होता था, जनरली गिलहरी के पूंछ की ब्रश हुआ करती थी, कभी कभी लोग जो कुछ लकड़ी का भी ब्रश बनाते थे, कुच्चा जिसको बोलते हैं गांव में, उससे सीधा चित्रण किया जाता था। मतलब सिंप्लीफाइड था। पटना कलम शैली का जो चित्रण था ये क्या था, फॉर्म काफी सिंप्लीफाइड था, ठीक है। मुख्य ध्यान आकृतियों और वस्तुओं पर था, जैसे कपड़े, चेहरे, हथियार, वस्तुओं की बारीक साज सज्जा पर ध्यान होता था। मतलब मेन ध्यान जो होता था वह जो व्यक्ति उस समय के सोसाइटी में, समाज में जो कुछ भी वस्तुएं यूज होती थी, उपयोग में आती थी, जो आकृतियां उपयोग में आती थी, उसका, है ना, उसका चित्रण मुख्य फोकस पे हुआ करता था। जैसा कि हमने बताया था, इसका अभाव होता था पृष्ठभूमि का, मतलब बैकग्राउंड तैयार नहीं किए जाते थे, ना तो बाहरी किनारा बनाया जाता था जैसे आज के फॉर्म में होते हैं। ये सब दिखा रहा है, सरलता के साथ साथ दिखा रहा है कि उसमें कला में बहुत ज्यादा बारीकी या कला में बहुत ज्यादा, है ना, फाइन आर्ट या बेहतर आर्ट का विकास नहीं झलकता है। आप ये आलोचना में इसको कर सकते हैं। देखिए रंगों का जो प्रयोग होता था, बेसिकली अपारदर्शी जल रंग जो का इस्तेमाल होता था, तेज और सपाट रंग के प्रयोग किए जाते जो प्राकृतिक स्रोत से ही प्राप्त किए जाते थे। जैसे हरा रंग पेड़ पौधों की पत्तियों से तैयार किया जाता था, लाल रंग जो एक पोई का पत्ता गांव में होता है उसे तैयार किया जाता था। इस प्रकार से बहुत सारे रंग जो होते थे पेड़ पौधों की पत्तियों से तैयार किए जाते थे, ठीक है। इसमें बाहरी रेखांकन छोटे छोटे चित्र बनाए जाते, जैसे हमने कहा था मिनिएचर, है ना, लघु चित्र शैली थी ही। तो स्थानीय शैलीगत तत्व थे, लैंडस्केप विवरण बहुत सीमित हुआ करता था, ठीक है ना। और बाद में इसमें थोड़ा सा यूरोपीय प्रभाव भी झलकता है, जब यूरोपीय कंपनी यहाँ पर आती है, यूरोप के, है ना, ब्रिटिश कंपनी का प्रभाव पड़ता है, तो उस पर थोड़ा बहुत प्रभाव इसका पड़ता है। खास करके आप कहेंगे क्या प्रभाव इसमें पड़ा है, तो थोड़ा सा यूरोपीय शैली में जो वाटर कलर होता है ना, वाटर कलर, इसका थोड़ा सा प्रयोग होता है, जल रंग का थोड़ा सा प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ प्रभाव पड़ता है यूरोपीय शैली का, लेकिन मेनली यह ट्रेडिशनल, है ना, जो इंडियन आर्ट था उस पर ही, है ना, मेन फोकस था इसका। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर इसका माध्यम देखिए क्या होता था, ये कहाँ इसका प्रयोग होता था, किस प्रकार से लोग कला की अभिव्यक्ति करते थे। अगर यहाँ पर माध्यम था, कागज पे जनरली बनाए जाते थे, कभी कभी अबरक या पार्चमेंट पर भी बनता था, है ना। जल रंग गॉश की बात अभी लोग कर रहे थे, इसका उपयोग भी किया जा रहा था। मतलब इस प्रकार से इसका प्रयोग बेसिकली क्या होता था, कोई बेहतर वॉल पेंटिंग टाइप का कहीं कुछ नहीं पाया गया, है ना, कोई, है ना, विशेष इसके लिए माध्यम नहीं बनाए गए, बल्कि जो लोकल है कागज है या कभी अभ्रक वगैरह का होता था उस पर तैयार किया जाता था। भोजपत्र पर भी इसके पेंटिंग पाए गए हैं, है ना। ये जो कागज समय का इस तरह का होता था, भोजपत्र होता था, भोजपत्र पर इसका निर्माण होता था।
देखिए इसका सब्जेक्ट मैटर में बात करेंगे, जैसे सामाजिक जीवन जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, बाजार, व्यापारी, कारीगर, बाराती, पालकी, जुलूस, ठीक है। अनुष्ठान त्योहार में दुर्गा पूजा, होली, छठ, मेले आदि का भी विवरण होता है, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके थे। सोनपुर मेला आज भी फेमस है, पशु मेला ग्रुप में एशिया का सबसे प्रसिद्ध मेला है, और इसका चित्रण भी यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ जमींदारों का, ब्रिटिश अफसरों का और स्थानीय प्रमुख व्यक्ति का, ठीक है, ये चित्रण यहाँ पर होता है। मतलब पोर्ट्रेट बोलते हैं इसको, पोर्ट्रेट शैली का पोर्ट्रेट चित्रण यहाँ दिखता है। तो पोर्ट्रेट में क्या दिखेगा, क्योंकि वो पीरियड ऐसा था, जमींदारी प्रथा थी, ब्रिटिश भी यहाँ आए थे, जमींदारी सिस्टम यहाँ पर फिर बाद में लागू हुआ, और मुगल काल में भी जमींदारी सिस्टम था। तो जाहिर है पीरियड में जमींदार का चित्रण तो होगा ही होगा, क्योंकि दैनिक जीवन से था। ब्रिटिश अफसर यहाँ पर आए थे तो उनका चित्रण हो रहा था, ठीक है, और स्थानीय जो प्रमुख व्यक्ति होते थे उनका भी चित्रण किया गया था। लेकिन ये जो पोर्ट्रेट शैली थी, ये पोर्ट्रेट शैली जो मुगल शैली का प्रभाव था, मुगल शैली के जैसा नहीं था, उसके जैसा विकसित नहीं था, ठीक है ना। इसके अलावा औपनिवेशिक जीवन के बहुत सारे दृश्य इसमें दिखते थे। औपनिवेशिक जीवन के दृश्य बाद में आते हैं, बाद में जब आता है तो रेल भी दिखता है 19वीं सेंचुरी में, साहूकारों के दृश्य दिखते हैं भारतीय परिवेश में, ठीक है ना। यूरोपीय कंपनी, ठीक है, का प्रभाव यहाँ पर दिख रहा था। इसके आगे अब देखिए, प्राकृतिक इतिहास या शिकार का दृश्य कम मात्रा में था, क्योंकि नेचुरल हिस्ट्री या फिर शिकार के दृश्य काफी कम होते थे, ठीक है। और इसके बाद सस्ता और छोटे प्रारूप का निर्माण किया गया, जो कि आसानी से बेचा जा सके। मतलब जो इसका निर्माण कार्य में था वो काफी चीप टाइप का बनता था, चीप बनता था, जिसमें क्योंकि हमने कहा था कि लोकल कलर का इस्तेमाल होता था, पेड़ पौधों के इस्तेमाल किए जाते थे, मतलब चिपली वो तैयार हो जाए और लोगों को बेचने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए इस पैटर्न पर निर्माण किया जाता था ताकि आसानी से बेचा जा सके। और कई बार सेट या श्रृंखला में भी बनाया जाता था, इस तरह का चित्रण होता था यहाँ पर। अगर इसमें कुछ नाम है पेंटिंग करने वाले का, उसके पहले के संरक्षण देने वाले कौन कौन थे? ब्रिटिश अधिकारी, कंपनी कर्मचारी, यूरोपीय यात्री, जमींदार, असली जमींदार और संपन्न व्यापारी ने मांग को बनाया रखा था। और ये मांग बहुत कम था, ठीक है ना, ये मांग बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत कम था, इसीलिए बाद में बहुत डेवलप नहीं होता है, लेकिन फिर भी संरक्षण इन लोगों ने दिया था, ठीक है ना। और उस समय एक बाजारोन्मुख कला के रूप में विकसित हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, बाजारोन्मुख कला की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा थी। मतलब ये सीमित मात्रा में हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि कला की शैली जितनी डेवलप होती है, फिर इकोनॉमी जितना डेवलप होता है, सोसाइटी जितना डेवलप होता है, तभी उसका डिमांड होता है। इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, चित्रकला शैली का भी डिमांड को क्रिएट करता है। तो ये यहाँ पर उस तरह से जो इकोनॉमी भी तो काफी बेहतर नहीं थी, लोगों की स्थिति काफी, है ना, गरीबी थी, बेरोजगारी भी थी, जमींदारी प्रथा में आम किसानों का, मजदूरों की स्थिति काफी खराब थी, तो बहुत ज्यादा डिमांड यहाँ पर नहीं था, इसलिए बाजारोन्मुखी कला को हम लोग सीमित कह सकते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रमुख कलाकार के नाम यहाँ दिए हुए हैं, जो नाम कुछ आप देख सकते हैं और नाम को आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, जैसे सीताराम, सेवक राम, हुलास लाल वगैरह इंपॉर्टेंट नाम है। ईश्वर लाल इसका अंतिम प्रतिनिधि थे, ये लास्ट ईश्वर लाल जो है अंतिम प्रतिनिधि था इसका, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका ये प्रमुख केंद्र के बारे में बात कर रहा है कि प्रमुख केंद्र और संग्रह कहाँ पर इसको अभी आप देखा जा सकता है। तो बेसिकली पटना में, पटना संग्रहालय में पटना पेंटिंग का कुछ प्रसिद्ध कलाकृतियां अभी भी संरक्षित हैं, अभी भी वहां पर मिल सकती हैं। इसके अलावा ब्रिटिश म्यूजियम, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, ठीक है ना, कुछ भारतीय संग्रहालयों में भी इसका संकलन भी मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। कहीं आप घूमने अगर जाएंगे, कहीं पटना म्यूजियम कभी गए होंगे, आप वहां देख सकते हैं, देखना चाहिए। इससे क्या होता है, विजुअलाइजेशन होता है, ज्यादा समझ में आता है, याद भी होता है। आज भी बिहार में कुछ स्थानीय कलाकार और शिल्पकार इस शैली की परंपरा को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये अब चूंकि हमने बताया कि आधुनिक युग है, अब तो है ना, मोबाइल से ही फोटो होता है, मोबाइल में ही पेंटिंग होता है, कंप्यूटर में पेंटिंग होता है, ठीक है, पेंटिंग के बहुत सारे फाइन आर्ट्स के ये खुल गए हैं। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि इस कला शैली को अब तो हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, नहीं देखने को मिल सकता है। इसके बाद अब देखिए इसका पतन और कमजोरी, पतन के क्या कारण हुए, मतलब अब धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के बाद, जैसा हमने कहा
कि फोटोग्राफी वगैरह के आ जाने के बाद, फिर डिमांड घट जाने के बाद यूरोपीय लोगों का इंटरेस्ट घट गया, बड़े बड़े लोगों का भी इंटरेस्ट घट गया। तो यहाँ के जो काम करने वाले लोग थे, पेंटिंग करने वाले लोग थे, वह भी कोई दूसरा काम अपना लिए, कहीं और चले गए, दूसरे क्षेत्र में चले गए या कोई दूसरा काम अपना लिए। इस प्रकार ये शैली धीरे धीरे क्या होती है, ये पतन के गर्त में चली जाती है 19वीं सेंचुरी के मध्य से, है ना। फोटोग्राफी का आगमन हो गया, छपे सामग्री की बढ़ती उपलब्धता हो गई और बाजार का बदला हुआ स्वरूप, मतलब यहाँ हम कह सकते हैं डिमांड, है ना, मांग जो है यहाँ पर इसका घट जाता है। मांग घट जाने के कारण, हाँ लिखा है सर, मांग कम कर दिया, मांग घट जाने के कारण, ठीक है ना, इस शैली का बाजारोन्मुखी जो नेचर था उसमें गिरावट आती है और धीरे धीरे क्या होता है, यह पतन के ओर उन्मुख हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद पारंपरिक संरक्षण का भी पतन हुआ। ठीक है, पारंपरिक संरक्षण का भी पतन हुआ, जो ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल उसको जो पैटर्न्स दिया जा रहा था वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है और आधुनिक कला का विकास होना या उसका प्रभाव भी कारण रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजों का ध्यान में रखना है। एक चीज और आपको यहाँ पर जोड़ सकते हैं प्लस में, देखिए यहाँ क्या होता है ना कि कोई भी कला में नॉनमेस जरूरी होता है, मतलब इनोवेशन जरूरी होता है। किसी भी चीज को बनाए रखने के लिए उसमें इनोवेशन जरूरी होता है, उसकी ऊर्जा को बनाए रखना होता है। मतलब उसको अगर आपको आगे बढ़ाना है तो एनर्जी को देते रहना, आगे बढ़ना होगा। जैसे ही एनर्जी में गिरावट आएगी उसमें तो पतन होना स्वाभाविक है। ठीक है ना, तो इस बात को समझना है। ठीक है, एनर्जी को बनाए रखना जरूरी है। तो पटना आर्ट में नॉन मेस बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, जो ट्रेडिशनल परंपराएं थी उसको इन्होंने केवल बनाए रखा। इसीलिए समय के बदल जाने के बाद, परिस्थितियां बदल जाने के बाद, सिचुएशन चेंज होने के बाद धीरे धीरे इसका पतन हो जाता है। मतलब नयापन नहीं ला पाया, कहने का मतलब है कि नयापन नहीं ला पाने के कारण इसमें गिरावट आती है। अब इसका विरासत और पुनर्जागरण की बात है। पटना कला ने भारतीय लोक दृश्य संस्कृति को दस्तावेजित किया, जो सामाजिक इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, और यहाँ पर सोशल हिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने तत्कालीन, मतलब 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच का जो समाज था, उस समाज का, उस संस्कृति का, ठीक है ना, इवन कि हम कह सकते हैं उस समय के अर्थव्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत करता है। इसलिए ये संस्कृतियों को दस्तावेज करने का बहुत ये महत्वपूर्ण कार्य किया है। ठीक है, दूसरा 20वीं सदी के अंत में कुछ पुनर्जागरण के प्रयास किए गए। समकालीन जो कंटेम्प्रेरी जो आर्टिस्ट थे या कुछ शिल्प केंद्र ने इसको फिर से रिजुवनेट करने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है ना, और एकाडमिक रूप से या संग्रहालय रुचि से बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे एग्जीबिशन भी हुए हैं। ठीक है, और बिहार सरकार भी इसके लिए कुछ कुछ कार्य कर रही है। अभी भी कार्य, कैसे मधुबनी पेंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सरकार तो बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन पटना कलम के बारे में भी थोड़ा बहुत प्रयास हो रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पटना कलम शैली एक क्षेत्रीय शैली के रूप में विकसित हुई थी, जिसमें मुगल प्रभाव भी थोड़ा बहुत झलकता है, ब्रिटिशों का भी प्रभाव झलकता है, लेकिन ये अपने आप को में नयापन नहीं ला पाया मुगलों से या फिर मुगल आर्ट से और फिर ब्रिटिश आर्ट, है ना, शैली से। जो लेना चाहिए था, जो उसे रिसीव करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया और अपनी परंपराओं को और विकसित करने में सक्सेस नहीं होने के कारण, फिर पैटर्नेज इसको नहीं मिलने के कारण, है ना, धीरे धीरे इसके संरक्षण भी समाप्त हो जाते हैं और जो आर्टिस्ट थे कहीं और चले जाते हैं, दूसरी आजीविका को अपना लेते हैं, जिससे पटना कलम शैली 20वीं शताब्दी के अंत में क्या होता है, ये समाप्त प्राय हो जाता है। इस प्रकार इसको आपको बढ़िया से समझना है और एनालिटिकल वे में लिखना है, फैक्ट्स को पॉइंट में लिखना है, बाकी एनालिसिस लिख करके आप इसको आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।